स्टूडेंट, पिछला क्लास तक हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर कोई एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन के साथ कनेक्ट करके रिविट मार रहे हैं तो रिविट मारते समय हम लोग को कुछ कुछ टेक्निकल टर्म समझना था और उस टेक्निकल टर्म का कंप्लीट मीनिंग एनालिसिस किए थे। ठीक है, हाँ, कि अगर एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन के साथ जोड़ करके रिविट मारते हैं तो रिविट कितना दूर दूर पर मारते हैं, तो कितना दूर दूर पर मारते हैं तो वो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं। अगर फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है तब उसको पिच बोल रहे थे, अगर यानी फोर्स कहने का मतलब लोड, यानी लोड के डायरेक्शन में लग रहा था तब उसको हम लोग पिच बोल रहे थे, और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था तब उसको बोलते थे गेज बोल रहे थे। ठीक है ना, ये सारे चीज देखे थे। अगर प्लेट इंड कर रहा था लोड के डायरेक्शन में और लास्ट रिविट और प्लेट के इंड यानी लास्ट रिविट के सेंटर और प्लेट के इंड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे थे इंड डिस्टेंस फोर्स के डायरेक्शन में। अगर लास्ट रिविट और प्लेट के किनारा से देख रहे थे यानी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तब उसको बोल रहे थे एज डिस्टेंस। तो ये सारे छोटे छोटे डिफिनेशन टेक्निकल टर्म को हम लोग समझ लिए थे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन के साथ जोड़ करके रिविटिंग मार रहे थे तो रिविटिंग मारने में कभी कभी परेशानी आने लगता था, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते थे, टैकिंग रिविट का सहारा लेते थे। और टैकिंग रिविट का एक ही काम था कि उस मेंबर को टेम्पररी होल्ड करके रखना, पकड़ करके रखना, ताकि हमारा रिविटिंग वर्क में परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखे थे पिच कि आईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार, आईएस कोड के अनुसार कितना पिच का लेंथ लेना होगा कि हमारा डिजाइन, हमारा मेंबर सही से वर्क कर सके जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है ना, हाँ, तो पिच हम लोग दो तरीका से सीखेंगे आज के क्लास में। एक टैकिंग रिविट के केस में कितना लेना होता है और आप जब मेन रिविटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें पिच कितना लेना होता है। ठीक है ना, तो कल के क्लास यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक हम लोग टैकिंग रिविट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सिर्फ टैकिंग रिविट का कॉन्सेप्ट समझे थे कि टैकिंग रिविट वे रिविट होता है जो रिविटिंग वर्क के दरमियान हम मेंबर को टेम्पररी होल्ड करके यानी पकड़ करके यानी काम को आसान करने के लिए उसमें लगाते हैं। ठीक है ना, हाँ, छोटा सा हम टैकिंग रिविट की एक झलक दिखाते हैं और आप लोग इस चीज को समझने में काम करेंगे। ठीक है ना, हाँ, ये देखिए, आराम आराम से इसको समझ लेना है। सपोज करिए कि ये कोई रिविट है। ठीक है ना, लाइट जल रहा है ना सब कुछ, हाँ, लाइट वोल्टेज लगता है फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भगवान के दो ही रूप होते हैं। देखिए, एक मेंबर यानी एक एल सेक्शन ये है और दूसरा एल सेक्शन ये है। ये दोनों एल सेक्शन को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, ये दोनों एल सेक्शन को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, रिविटिंग वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक गसेट प्लेट लगाओगे या कोई ऐसा प्लेट लगाओगे, प्लेट लगा करके हम लोग इसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी रिविटिंग मारेंगे, यहाँ पे भी रिविटिंग मारेंगे, यहाँ पे भी रिविटिंग मारेंगे, ये सब रिविटिंग मार मार के कस ले जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, तो ये तो मेन रिविटिंग की, ग्रीन वाला से मेन रिविटिंग की। लेकिन उस जिस समय रिविटिंग कर होते हैं उस समय ये इधर उधर फैल रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको टेम्पररी होल्ड करके रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिविट मारते हैं जिसका नाम बोलते हैं टैकिंग रिविट। क्या बोलते थे, टैकिंग रिविट। ठीक है ना, तो उम्मीद है टैकिंग रिविट का फिर से एक बार कहानी क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा और टैकिंग रिविट पूरे लेंथ में लगाना होगा। तो एक टैकिंग रिविट के एक रिविट से दूसरे रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ही तो बोलते थे पिच। तो टैकिंग रिविट जब हम लगा रहे होते, इस बात को ध्यान दीजिए, जब टैकिंग रिविट लगा रहे होते तो टैकिंग रिविट के केस में हमको कितना पिच का डिस्टेंस लेना होगा आईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार। तो वो चीज को अभी आज हम लोग यहाँ पे सीखने की पूरा कोशिश करेंगे कि टैकिंग रिविट के केस में कितना पिच लेना होगा, कम से कम कितना पिच लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना पिच का लेंथ रखना होगा। मेन रिविटिंग प्रोसेस के दौरान कितना पिच रखना होगा, इस चीज को भी आप समझेंगे। ठीक है ना, और टैकिंग रिविट और मेन रिविट दोनों को आईएस स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव स्लाइड भी लगाएंगे। खाली पेशेंसली वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ,
कॉपी कलम के साथ देखेंगे। तो आप लोग देखिए टैकिंग रिवेट, ठीक है, हाँ, कह रहा है कि द टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड एट पिच लाइन नॉट एक्सीडिंग 32 टी, यानी 32 टी और 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 32 टी कहने का मतलब टी क्या है यहाँ पे, टी जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और एक बात अभी नोटिस कर लीजिए कि जब कभी भी डिजाइन में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा हमेशा पतारका प्लेट से करेंगे। बड़े आराम से इस चीज को थोड़ा सा समझिए। तो अभी अगर कोई एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को हम जोड़ना चाह रहे हैं और रिवेटिंग वर्क करना चाह रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे कि दोनों प्लेट का थिकनेस सेम भी हो सकता है या दोनों प्लेट का थिकनेस अलग अलग भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो कोई एक प्लेट का थिकनेस लेकर के सारे कैलकुलेशन चेक करेंगे। अगर प्लेट का थिकनेस अलग अलग हो गया तो हमेशा हमेशा चेक करेंगे पतारका प्लेट से। एक ही बात, हमेशा चेक करना है आपको पतारका प्लेट से, यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो वही बात कह रहा है कि यहाँ पे अगर टैकिंग रिवेट लगा रहे हैं तो उसमें पिच कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना पिच लेना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे जो प्लेट ले रहे हैं, ये जो प्लेट ले रहे हैं, बड़ा आराम से देखिए, ये जो आउटसाइड वाला जो ग्रीन कलर वाला जो प्लेट ले रहे हैं ना, उस प्लेट का अगर थिकनेस अगर आपको मान लिया जाए कि 10 mm है, कितना mm है, 10 mm है, तो यहाँ पे पिच कितना लेना होगा टैकिंग रिवेट मारने के लिए। मेन रिवेट की बात नहीं कर रहा अपन, टैकिंग रिवेट मारने के लिए कितना पिच लेना होगा। तो देखिए टैकिंग रिवेट मारने के लिए कितना पिच लेना होगा हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कह रहा है कि टैकिंग रिवेट मारने के लिए 32 टी और 300 mm, ये दोनों में से जो छोटे का वैल्यू आएगा ना, वही आपकी पिच, उतना ही डिस्टेंस पिच लेकर के और रिवेटिंग वर्क करना। तो देख लेते हैं। तो 32 गुने 10 कर दे, टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, चलो थिकनेस ऑफ पतारका प्लेट, ठीक है ना, और 300 mm, ये 10 mm है, 32 और टी की जगह पर लिखेंगे 10 mm और ये 300 mm है। ये दोनों में से छोटे का वैल्यू कौन आएगा, ये आएगा 320 mm और यह 300 mm। तो दोनों में से छोटे का वैल्यू 300 होगा, 320 mm होगा। तो सर 320 mm तो होगा ही नहीं छोटा, 300 mm छोटा है, इसीलिए इस स्थिति में हमको टैकिंग रिवेट लगाने के लिए कितना पिच रखना होगा, तो सर 300 mm रखना होगा। गलती से ऐसा ना रहे, ऐसा कह दे कि जो प्लेट का जो थिकनेस है ना वो 5 mm है, कितना mm है, 5 mm है। तो बताओ 5 mm है तो आपको यहाँ पे कितना पिच रखना होगा, तो सर 32 गुने 5 कर देंगे और 300 mm लिख देंगे, ठीक है ना। तो बताइए 32, 5 दूना 10 और 5 से 15 यानी 160, ठीक है ना, यानी इतना mm और 300, ये दोनों में से जो छोटा वैल्यू आएगा वही पिच लेंगे, यानी ये दोनों में से छोटा वैल्यू आपको आया 160, यानी आपको जो पिच का लेंथ यहाँ पे लेना है टैकिंग रिवेट लगाने के लिए अभी 160 लेंगे। कितना लेंगे, काहे, ताकि दोनों में से जो छोटा वैल्यू आएगा। उम्मीद है आपको टैकिंग रिवेट का पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एकदम आराम से टाइम ले लेके समझेंगे, कोई अकबकाना नहीं है। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होगा, आप बर्दाश्त करके समझिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, इतना बात तो आपको बात समझ आ रहा है। अगर ऐसा रहे कि जहां पे आप रिवेटिंग वर्क कर रहे हो वहां पे मौसम के प्रभाव यानी वेदरिंग एक्शन के प्रभाव पड़ रहा है, तो उस स्थिति में आप जो टैकिंग रिवेट लोगे वो कितना लेना होगा, हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग आपको याद रखना है। अगर आपको वेदर एक्सपोज हो रहा है यानी एक्सपोज टू वेदर हो रहा है, तो उस स्थिति में जो आपको टैकिंग रिवेट लगाने के लिए पिच जो रखना होगा वो 16 टी और 200 mm, वो दोनों में से जो छोटा वैल्यू आएगा ना वही उसका पिच का लेंथ होगा। उतना ही दूरी पर रख करके रिवेटिंग वर्क कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना तो कहानी क्लियर हो गया। अगला कह रहा इफ इट इज टेंशन मेंबर, अगर आप टेंशन मेंबर में रख करके आप टैकिंग रिवेट लगा रहे हो, तो टेंशन मेंबर के केस में आपकी जो टैकिंग रिवेट होना चाहिए वो 1000 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे आप कम दूरी पर लगा सकते हो।
ये हर एक चीज के बारे में सोचिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव कभी कभी यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, सेमेस्टर एग्जाम में भी, वनडे एग्जाम में भी, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कंप्रेशन मेंबर में टैकिंग रिविट लगा रहे हैं तो 600 mm से ज्यादा दूरी पर नहीं लगाएंगे, वैसे कम में लगा सकते हैं लेकिन 600 mm से ज्यादा दूरी पर नहीं लगा सकते हैं। ये थी कुछ टैकिंग रिविट की कहानी कि टैकिंग रिविट जब लगाएंगे तो आपको पिच का लेंथ कितना कितना रखना है, किस किस स्थिति में। फिर से एक बार, नॉर्मली 32T और 300 mm दोनों में से छोटा होगा वो ले लेना है। अगर वेदर एक्सपोज कंडीशन में आप टैकिंग रिविट लगा रहे हो तो वहां पे 16T और दूसरे में दोनों में से जो छोटा होगा वो लेना है। विच एवर इज लेस लिख दीजिए, विच एवर इज लेस, ठीक है ना। आप कॉपी लेकर के बैठोगे, ठीक है ना। हाँ, अगर आप टेंशन मेंबर में टैकिंग रिविट लगा रहे हो तो ये लिखेंगे, अगर आप कंप्रेशन मेंबर में लिख रहे हो तो 600 लिखेंगे, टेंशन मेंबर में 1000 और कंप्रेशन मेंबर में कितना लिखेंगे 600, ठीक है ना। तो यहां से आपको टैकिंग रिविट की कहानी कंप्लीट हुई कि टैकिंग रिविट लगाते समय पिच को कितना रखना है। पिच कहने का मतलब रिविट को फोर्स के अलावा में कितना दूर दूर पर लगाना है, मारना है, ठोकना है, ठीक है। चलिए, इतना कहानी कंप्लीट। ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? नहीं, ठीक तो ब्राइटनेस। चलो, चलिए यहां तक आपको कंप्लीट हुआ। ये था टैकिंग रिविट की कहानी। अब थोड़ा सा कहते हैं मेन रिविट की कहानी, दम अकबकाना नहीं है, ठीक है ना। पिच, मेन रिविट जब लगा रहे होते तो मिनिमम पिच कितना रखना होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप कॉपी कर लिए होंगे तो हम इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यार इरेजर किधर है? इधर। आप छाप भी लिए होंगे इतना देर में, नहीं तो पॉज करके छाप लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर और थोड़ा सा खाली इरेज करते हैं, अकबकाने का नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये दोनों लैप जॉइंट है, ये है, तो यहां पे आपने रिवेटिंग वर्क किया, आपने क्या किया, वो रिवेटिंग वर्क किया, ये रिवेटिंग वर्क। तो ये दोनों के बीच का ये सेंटर टू सेंटर डायरेक्शन जो डिस्टेंस है ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है। अरे फोर्स नहीं बोलो, लोड बोलो, लोड बोल के खुश रहो खाली, ये लोड है। अब इधर से आपने फोर्स लगाया तो लोड के डायरेक्शन में जो सेंटर टू सेंटर रिविट का बीच का डिस्टेंस होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं बाबू पिच। क्या बोलते हैं? पिच। तो यही पिच आपको कितना मिनिमम रखना है, ज्यादा भी कितना रखना है और मिनिमम कितना रखना है। तो मिनिमम पिच जो रखना है, ये वाला पिच वो रखना है, ये जो डायामीटर होल का किए ना, उस डायामीटर के रिस्पेक्ट में आपको पिच को रखना होता है। अगर मान लीजिए कि ये डायामीटर होल का डायामीटर आपको 28 mm है, कितना है 28 mm है, तो बताइए यहाँ पे ये जो पिच जो रखना है वो कितना रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो पिच रखना होगा ना, अगर आपने होल कितना किया, अरे बोलो होल कितना किया, होल तो वही ना डिनोट है, अरे ग्रोस डायामीटर है, डायामीटर ऑफ होल। तो बताओ यहाँ पे पिच कितना रखेगा। अगर आपने ऐसा कहा कि हमको होल 28 mm रखना है तो बताओ मिनिमम पिच कितना लेना होगा। तो उस स्थिति में आपको मिनिमम पिच कितना होगा, तो 2.5 यानी 2.5 इंटू 28 mm, इतना mm का आपको पिच रखना होगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा, यहां से अगर ऐसा कैलकुलेशन करो 28 गुने 10/4, 7 चौक 28 और 7 का 70 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रखना होगा 70 mm का पिच रखना होगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे कि मिनिमम इतना पिच रखना होगा, मिनिमम इतना पिच रखना होगा, मैक्सिमम इतना से ज्यादा नहीं रखना होगा। अगर इतना से ज्यादा रखेंगे पिच का डिस्टेंस तो स्ट्रेंथ कम जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों बात को ध्यान देना है कि मिनिमम पिच कितना रखना है और मैक्सिमम पिच कितना रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो मेन रिवेटिंग के केस में मिनिमम पिच जो रखना है वो 2.5 इंटू डी नॉट। डी नॉट क्या है, डायामीटर ऑफ होल भी बोल सकते हैं, ग्रोस डायामीटर ऑफ रिविट भी बोल सकते हैं, या इफेक्टिव डायामीटर ऑफ होल भी बोल सकते हैं, तीनों सेम चीज है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब बात आता है कि अगर मैक्सिमम पिच कितना रखना है, तो मैक्सिमम पिच जो आपको रखना है वो 32T रखना है और
300 mm। ये तीनों में से जो छोटका वैल्यू आएगा ना वही वैल्यू के पिच की वैल्यू बताएगा। अच्छा टी क्या है, वही बात थिकनेस ऑफ पतारका प्लेट यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है ना। हाँ, इंक्लूडिंग टैकिंग रिविट, ठीक है ना, टैकिंग रिविट को इंक्लूड करके ये डाटा आया है, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी देखोगे जो इरेज की है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इन टेंशन मेंबर, अगर आप टेंशन मेंबर के डिजाइन कर रहे हो और वहां पे रिविट मारना है तो वहां पे पिच का जो डिस्टेंस होना चाहिए मेन रिविट का पिच का वो कितना रखना है। टैकिंग रिविट की कहानी खत्म कर लिया, मेन रिविट में मूव कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप टेंशन मेंबर के डिजाइन कर रहे हो तो उस स्थिति में जो आपको टैकिंग रिविट लगाना है वो 16T और 300 mm, ये दोनों में से जो छोटका वैल्यू होगा ना वही आपकी हो जाएगा टैकिंग रिविट, सॉरी मेन रिविट का पिच का लेंथ। थोड़ा सा उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। इधर 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 इसको कर देते हैं इरेज, क्या करते हैं बुआ, इरेज 16T और यहाँ पे 200 mm होता है ना। थोड़ा सा इसको करते हैं इरेज, बकबकाना नहीं है। चलिए अब बताइए, अगर आप टेंशन मेंबर के डिजाइन कर रहे हो रिविट लगाना है तो वहां पे कितना पिच रखना है, ठीक है ना। सपोज करिए कि टेंशन मेंबर के अपन डिजाइन कर रहा है और यहाँ पे ये सपोज करिए कैसा मेंबर है, टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, यहाँ पे मेन रिविटिंग वर्क करना है तो यहाँ पे लेना है 16T और 200 mm। ये दोनों में से जो छोटा वैल्यू आएगा ना वही हो जाएगा टेंशन मेंबर के लिए। अगर एग्जांपल की बात कहा जाए तब बताओ, मान लिया जाए कि ये जो प्लेट है, एगो प्लेट है 12 mm का और एगो प्लेट है 10 mm का। तो आप लोग जरा बताओ, दिखाई पड़ रहा ना, एक प्लेट है 12 mm मोटा का थिकनेस का और एक प्लेट 10 mm थिकनेस का है। तो जरा आप ही लोग बताओ कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 12 mm वाला प्लेट से कि 10 mm वाला प्लेट से। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि सर 10 mm वाला से, काहे कि पतारका प्लेट कौन सा है, तो सर 10 mm है। तो बड़ा आसानी से यहाँ पे समझेंगे कि सर पतारका प्लेट 16 गुने 10 कर देंगे और 200 mm, ये जो दोनों में से छोटा होगा ना वही वाला वैल्यू आपको पिच का आएगा। तो बताओ पिच का वैल्यू कौन सा आएगा, तो सर हंसते हंसते जवाब देंगे सर पिच हमको 160 रखना है, 200 mm 160 से छोटा है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, ये तो खैर टेंशन मेंबर का था। अगर बात कर दिया इसी हल्के अंदाज में कंप्रेसर मेंबर की भी बता दो, इसी प्लेट के लिए अगर मान लीजिए कंप्रेसर मेंबर के लिए डिजाइन करना तो चलो कंप्रेसर मेंबर के लिए क्या होता है 12T और 200 mm, ये दोनों में से जो छोटका होगा ना वही वाला वैल्यू इसका हो जाएगा। तो 1200 गुने T किस पर, T मतलब पतारका प्लेट, हमेशा थिकनेस मतलब कौन सा, पतारका प्लेट, तो 10 mm और 200 mm, ये दोनों में से छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा 12×120 और ये हो जाएगा 200 mm। ये दोनों में जो छोटका होगा वही आपकी हो जाएगा पिच का लेंथ, यानी पिच उतना रखना है। अब उम्मीद है कि आप यहाँ पे टेंशन मेंबर के लिए भी समझ पा रहे हो, कंप्रेशन मेंबर के लिए भी समझ पा रहे होंगे। हालांकि इतना कैलकुलेशन करके आपके एग्जाम सेमेस्टर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन वनडे एग्जाम जब देने जाओगे तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, ये तो बात हो गया कंप्रेशन। यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे लिखा गया है इन टेंशन मेंबर 16T और 200 mm व्हिचएवर इज लेस। टेंशन मेंबर केस में 16T और 200 mm दोनों में से छोटका होगा वही पिच की लेंथ होगा। कंप्रेशन मेंबर में 12T और 200 mm दोनों में से छोटा वैल्यू होगा वही होगा पिच का लेंथ। एज डिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ पे तीनों को इरेज करते हैं और हम चीजों को समझते हैं। एक बार दोनों में हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। अगर आप टैकिंग रिविट लगा रहे होते, अगर आप क्या लगा रहे होते, टैकिंग रिविट लगा रहे होते तो टेंशन मेंबर के केस में 1000 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मेन रिविट लगा रहे होते तो टेंशन मेंबर में 16T और 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ कंप्रेशन मेंबर में 600 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए टैकिंग रिविट में, मेन रिविट में क्या है कि 12T और 200 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बीच एवरेज लेस, दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वही वाला हमको टिक करना। चलिए, ये आपकी कंपैरिजन से होल समरी पता चला होगा। अब इस चीज को हम इरेज करके और कुछ एज डिस्टेंस के बारे में समझने की पूरा कोशिश करते हैं।
देखिए एकदम आराम आराम से इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना, थोड़ा उबाऊ है, मजा आएगा जब आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे। टाइम देंगे लिखने के लिए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये मीटर गया, ई मिनिमम था और ई मैक्सिमम था, ठीक है ना। मिटाने से क्या होगा, चलिए देखिए एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस की कहानी हम बहुत पहले ही कह चुके हैं, बहुत पहले नहीं, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई प्लेट है, आराम आराम से इस चीज को समझना। ये कोई प्लेट का ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पे आपने क्या किया है, रिवेटिंग वर्क किया, ठीक है ना। रिवेटिंग वर्क हमने काला से हम करते हैं ताकि ज़्यादा समझ आएगा। एक रिवेट ये और एक रिवेट ये और एक रिवेट ये और एक रिवेट ये, बट आसानी से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो आप यही बोल रहे होंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप बोले थे इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को सर आप बोले थे एज डिस्टेंस। आप लोग को अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, पिछला वीडियो देख कर अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इतना बात समझ आ रहा होगा। इंड डिस्टेंस क्या था, तो प्लेट का इंड और लास्ट रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फोर्स के डायरेक्शन में था। लेकिन एज डिस्टेंस क्या था, लास्ट रिवेट और प्लेट के इंड के फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही वैल्यू कैलकुलेशन के लिए सेम लेकर चलते हैं, दोनों ही वैल्यू कैलकुलेशन के लिए क्या लेकर चलते हैं बाबू, सेम लेकर चलते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस कितना रखना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना रखना होगा जब आप रिवेटिंग वर्क कर रहे होंगे। तो कम से कम कितना डिस्टेंस रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस रखना होगा। कम से कम इस बात के लिए सोचेंगे कि उतना रखना ही होगा, एनी हाउ सेफ रखना बहुत जरूरी है। तो मिनिमम कितना में सेफ होगा और मैक्सिमम कितना में इकोनॉमिकल होगा, इस बात को भी सोचना है। चलिए इस चीज को आप समझ रहा है। तो ये जो एज डिस्टेंस जो रखना है ना, वो होल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, होल पर डिपेंड करेगा। कि अगर ये होल सपोज करिए कि यहाँ पे अगर आपको होल करने की रिक्वायरमेंट हुई 26 mm, 26 नहीं बोल दीजिए 30 mm, 30 mm का होल करना है। कितने mm का होल करना है बाबू, 30 mm का होल करना है। तो बताओ एज डिस्टेंस मिनिमम कितना रखना होगा कि ये स्ट्रक्चर, ये प्लेट का कनेक्शन सेफ रहे। तो मिनिमम एज डिस्टेंस जो रखना होगा E बराबर 1.5 इंटू डी नोट रखना होगा। तो 1.5 कहने का मतलब 1.5 और डी नोट कहने का मतलब 30। तो 30 1.5 कितना हो जाएगा 45, यानी 45 mm मिनिमम डिस्टेंस रखना होगा। किसके लिए, तो सर ये होल अगर आपने 30 mm का होल करना चाहते हैं तो उसके लिए 45 mm मिनिमम एज डिस्टेंस छोड़ करके ही आपको होल करना होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना होगा, तो 1.5 इंटू डी नोट, यानी ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। चलिए इतना कहानी आप लोग को भी समझ आ रहा होगा। मैक्सिमम कितना रखना होगा, देखिए मैक्सिमम से आपको ज्यादा कैलकुलेशन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन कंपटीशन में कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। तो मैक्सिमम याद रखिएगा 12t इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, तो एप्सिलॉन बराबर होता है √250 बटा FY। FY क्या है, तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ रिवेट, और आपको किस स्ट्रेस यानी कितना यील्ड स्ट्रेस वाला रिवेट का आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये इन जनरली आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे। चलिए इतना बात तो आपको समझ आता है कि एंड डिस्टेंस कितना रखना है, यानी एज डिस्टेंस कितना रखना है। तो मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना है बाबू, तो 1.5 इंटू डी नॉट। लेकिन दो स्पेशल केस हैं, दो स्पेशल केस ये है कि आप जो प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो प्लेट
वो प्लेट काटा किससे गया है। अगर वो प्लेट मशीन से काटा गया है तो उसमें अलग रफनेस आएगा। अगर वो प्लेट हाथ से यानी हेक्सा ब्लेड से काटा गया है तो उसका रफनेस अलग आएगा। तो उस स्थिति में इन डिस्टेंस को समझ करके लेना है और उसके लिए भी स्टैंडर्ड डाटा आईएस स्पेसिफिकेशन के थ्रू मेंशन है। ठीक है ना। हाँ, दोनों को फिगर बना करके समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि कोई एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है ना। और इस प्लेट को जो काटा गया है एक प्लेट को जो काटा गया है ना वो मशीन से काटा गया। किससे काटा गया? मशीन फ्लेम कट, मशीन फ्लेम कट। और एक को काटा गया है हैंड, हाथ से, या हाथ से काटने का मतलब हेक्सा ब्लेड बाबू। हाथ से कैसे लोहा कटेगा सर? हेक्सा ब्लेड। सर आप भी है ना, हेक्सा ब्लेड फ्लेम कट, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा। तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आप मशीन से काटें तो आपकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया होगा, और फिनिशिंग बढ़िया होगा तो आपके यहाँ पे ये जो मार्जिन है वो पूरी तरह से एकदम शार्प दिखेगा। तो इस स्थिति में जो आपको इन डिस्टेंस अगर प्लेट से प्लेट कनेक्ट करना है ना तो इन डिस्टेंस जो रखना है, इन डिस्टेंस जो रखना है वो 1.5 इंटू डी नॉट रखना है, 1.5 इंटू डी नॉट रखना। मशीन से कट में जो मिनिमम इन डिस्टेंस रखना है वो रखना है 1.5 इंटू डी नॉट। अगर आपने हाथ से काटे हैं यानी हेक्सा ब्लेड से काटे हैं तो रफनेस ज्यादा होगा। क्या होगा? रफनेस ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी ऐसे ऐसे रहते रहेगा। तो इस स्थिति में जो हमको यहाँ पे जो मार्जिन लेना है वो थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है, यानी 1.7 इंटू डी नॉट लेना है, यानी ई मिनिमम। देखिए दोनों ही स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हाथ से काटे हैं तो मिनिमम एज डिस्टेंस जो लेना है 1.7 इंटू डी नॉट। अगर आप मशीन से काटे हैं तो 1.5 इंटू डी नॉट। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे और यही चीज लिखा गया है। इन केस ऑफ मशीन फ्लेम कट ई मिनिमम जो आप लोग को लेना है वो कितना लेना है बाबू? अरे बोलो 1.5 इंटू डी नॉट। इन केस ऑफ हैंड या हेक्सा ब्लेड फ्लेम कट है तो उसमें मिनिमम लेना है 1.7 इंटू डी नॉट। चलिए यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक चीज और हम यहां से समझाने की कोशिश करेंगे, इसको अगर आप चाहो तो कॉपी करो। और अब हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं और इस लेक्चर को यहीं तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, कॉपी कर लो, इसको इरेज कर देते हैं। नहीं, ये सब चीज है तो आराम आराम से समझने का, अकबकाएगा दिक्कत होगा। आराम आराम से समझ लो, आराम से दुर्गा पूजा का आनंद लो, ठीक है। हाँ, सब कुछ तो पूजे दुर्गे पूजे, अपना भी सेमेस्टर का पूजा होता है क्या, ठीक है। अनविन फॉर्मूला क्या कहता? अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? अगर आप डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन करते समय आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहां तक कि आपको कितना डायामीटर का रिविट का यूज करना है वो भी पता नहीं है, आप डिजाइन करने गए और आपके पास बहुत सारे सेक्शन लाके दे दिया गया है और लोड दे दिया गया, बता दिया कि इतना लोड के लिए इसको डिजाइन कर दो, तो आप क्या करोगे? सेक्शन को सेलेक्ट करोगे। आप कितना रिविट को चुनोगे वो कैसे पता चलेगा? अंदाजा से तो नहीं लगा सकते हैं। अगर आप अंदाजा से लगाओगे तो क्या होगा? साइज सिलेक्शन में एरर आ जाएगा, बार बार हमको रिविट को चेंज करना होगा, यानी एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, बहुत खर्चीला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या किया है कि रेगुलर, लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर, क्या इस बर्दाश्त कर लीजिएगा। रेगुलर जो वर्क जो काम करते हैं, यानी ईएस का टीम जो हमेशा वर्क काम करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आईएस कोड बनाते हैं और उस कोड के अनुसार बहुत सारे चीज मेंशन होता है जो डाटा को हमको याद करना होता है। याद इसलिए करना होता है क्योंकि वो डाटा को अगर हम मतलब प्रैक्टिकली करना चाहें, डेरिवेशन करना चाहें, तो बहुत सारे समय क्या होंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर अगर आप जब डिजाइन कर रहे होते तो वहां पे नॉमिनल डायमीटर गिवन नहीं होता, आपको सिर्फ स्टील का सेक्शन गिवन होता। तो स्टील के सेक्शन के अनुसार हम लोग नॉमिनल डायमीटर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अनविन नाम का कोई इंसान था, वो इंसान एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले से हम क्या किए, उस रिविट का डायमीटर नॉमिनल डायमीटर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि आपको एक प्लेट ये है, ये कोई प्लेट है और मान लीजिए प्लेट ने स्टील सेक्शन ही मान लो भाव, और इस स्टील सेक्शन का जो थिकनेस है वो मान लेते हैं टी। थिकनेस क्या है, टी। अब यहाँ पे इसमें रिवेटिंग करने के लिए कौन सा रिवेटिंग करने के लिए कितना mm का रिविट का यूज होगा, यानी नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट को पता करना है। आपको पता करना है कि बताओ कितना mm, ये टी थिकनेस वाला प्लेट है तो इसमें कितना mm का हम रिविट यूज कर सकते हैं, यानी नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। तो उसके लिए एक अनविन इंसान था, वो इंसान ने बताया कि 0.601 इंटू रूट टी, अगर इतना लोगे तो आपकी नॉमिनल डायमीटर निकल जाएगा। टी क्या है, तो थिकनेस ऑफ प्लेट है। लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट का क्या है बाबू, थिकनेस, ठीक है ना। हाँ, अगर एग्जांपल ऐसा बोल दिया जाए कि बताइए कि यहाँ पे जो आपको रखना है वो मान लीजिए कि 10 mm वाला प्लेट आपको है, जो प्लेट का जो थिकनेस है ना 10 mm है, तो इसके लिए कितना mm का रिविट, इसके लिए कितना mm का रिविट का सिलेक्शन करना होगा डिजाइनिंग के लिए, बताओ कितना mm करना होगा। तो देखो बड़ा आसान सा चीज है इसको कैलकुलेशन करना। क्या करो, कुछ नहीं करो, 6.01 कर दो और रूट अंडर 10 नहीं करो, 9 mm का ले लो, काहे कि हमको अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 9 mm ले लो, देखो कैसे होगा, 9 लेंगे तो स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 9 mm, तो बताओ 6.01 इंटू 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए हम 9 लिए थे, ठीक है ना। कैलकुलेशन करेगा तो 3 हो जाएगा 0.18। अब बाजार में जाओगे 18.0 mm का आप नॉमिनल डायमीटर का रिविट खोजने, बाजार में 18.03 mm का रिविट मिलेगा ही नहीं, इस साइज का अवेलेबल होता ही नहीं। रिविट अवेलेबल होता है 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, ठीक है ना। तो क्या करोगे उस स्थिति में, आपको 18 mm से तो कम लेना नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो 20 mm वाला रिविट बाजार से खरीद के लाओगे और यहाँ पे रिविटिंग वर्क में यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दे लोगे कि 20 mm के यहाँ पे रिविट का यूज करोगे। आप कितना mm करोगे, 20 mm का। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना चाहोगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए लेकिन कभी कभी अनविन्स फार्मूला को कभी कभी कोई बुक में ये नहीं देगा। आप जब नेट पर सर्च मारोगे तो इसी चीज को आपको देगा 6.04 इंटू रूट टी, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको आसान बनाने के लिए 6 इंटू रूट टी देता, तो ये सारा ही सही है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं काहे कि ये जो वैल्यू दे रहा है वो मोटा मोटी वैल्यू दे रहा है, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू कोई एक फॉर्मूले से रख करके सोल्व आउट कर लेंगे। आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझो तो यही है, और कैलकुलेशन आसान होने के लिए आपके फॉर्मूला हो जाएगा 6√3। दोनों ही से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बड़े आसानी से आप अनविन फार्मूला समझ गए। अनविन फार्मूला का फायदे क्या है आपके लिए, तो जब आपकी नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट गिवन नहीं है तो उस स्थिति में आप नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो तो लंबा हो रहा है, ज्यादा तो लंबा कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके जस्ट अगले वाला वीडियो में आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि जब रिविट कर रहे होते तो कितने टाइप से रिविट को अरेंज कर करके रिविट मारेंगे प्लेट में, ठीक है। तो आज क्लास इतना ही में रहने देते हैं और अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास और इसकी जस्ट एक पहले वाला क्लास, ये दोनों क्लास को आप बहुत ढंग से एनालिसिस करोगे, ठीक। हाँ,